हाय, मैं हूँ सुधीर और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे सेक्शन के अंदर। तो मैं आज सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक। तो हम लोग इलेक्ट्रिक से पढ़ेंगे और ठीक है, जितना हो सके हम लोग बेहतर तरीके से उसे समझने के लिए कोशिश करते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो मेरा इस सेक्शन का प्रयास है कि मैं हर एक छात्र तक पहुँचूँ और उन्हें बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो लेट्स बिगिन आवर सेक्शन विद द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाउ। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, याद रहेगा कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये हम कन्वेंशन से लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में क्या कर सकता है, रिपल्शन की एबिलिटी रखता है। ठीक है, रिपल्शन मतलब इसमें जो भी फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे बाहर की तरफ निकलेंगे, एंड नेगेटिव चार्ज जो फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं इंटरनल की तरफ रहेंगे। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, इतना याद रखो इस सेक्शन के अंदर। सो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले करंट के बारे में। तो करंट और चार्ज का क्या लेना देना है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस चार्जेस विद द करंट। ठीक है, अब मान लो कि मैंने चार्ज एक प्लेस पे रखा हुआ है, तो व्हेन आई कीप अ चार्ज एट द प्लेस, ओके, इट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक स्टैटिक मतलब जो चार्जेस रेस्ट में रहे उसे हम बोलेंगे स्टैटिक चार्जेस, और जो चार्जेस अगर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, एक चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे चार्जेस को बोलेंगे हम लोग फ्लोइंग चार्जेस। ठीक है, फ्लोइंग चार्जेस। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे फ्लोइंग चार्जेस के बारे में। तो अगर मान लो कि मैंने एक वायर लिया हुआ है, मैं एज्यूम करता हूँ कि ठीक है ये एक मेरा वायर है, तो इस वायर में क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो कौन से टाइप ऑफ चार्जेस हम बात करने वाले हैं आज, हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, अगर मान लो इस वायर के अंदर, ठीक है, मान लेता हूँ कि एक वायर है और इसमें क्या फ्लो होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं। तो मैं कहूंगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस वायर। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इन अ गिवन टाइम। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट पकड़ता हूँ इस वायर के अंदर और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं गिवन टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत समझ गए। ठीक है, अब इसे हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग एक सिंबल चूज करेंगे, कैपिटल आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और चार्जेस के लिए हम लोग क्यू बोलकर यूज करते हैं सिंबल, एंड टाइम के लिए हम लोग बात करेंगे, ओके, कैपिटल टी। सो हमारा फॉर्मूला बन चुका है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। ओके, अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो हम लोग करंट किस में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर होता है कि एम्पियर। हम लोग करंट मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। ठीक है, और हम चार्जेस किस में मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, तो कौन सा यूनिट होता है चार्जेस को मेजर करने के लिए, याद रखना होता है कि कूलम इज द यूनिट फॉर चार्जेस। कूलम इज द यूनिट फॉर चार्जेस। ओके, एंड टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि मान लो कि एक वायर के अंदर एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एक एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है। सो मान लो कि अगर एक कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कोई वायर के अंदर, और वह भी एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे करंट कितना होता है। ठीक है, एक एम्पियर करंट होता है। कितने चार्जेस फ्लो होने चाहिए, चार्ज फ्लो होने चाहिए, कितने टाइम के अंदर एक कूलम चार्ज फ्लो होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड के अंदर। तो तब हम क्या कहेंगे, करंट कितना होता है, एक एम्पियर करंट होता है। ठीक है, याद रहेगा, दिस इज अबाउट द 1 एम्पियर करंट। ठीक है, एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड के अंदर किसी वायर, किसी पॉइंट ऑफ द वायर में, तो हम बोलेंगे कि एक एम्पियर करंट है। ठीक है, इज इट फाइन दिस वन। ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग एक पॉजिटिव ऑफ द बैटरी लेते हैं और एक नेगेटिव ऑफ द बैटरी लेते हैं। इसके बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, कंप्लीट जो पाथ होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के होते हुए ही इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस फ्लो होंगे फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल्स। अब नेगेटिव टर्मिनल का मतलब समझो, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कौन से चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर।
ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, लेट अस अज्यूम। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये होता है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको अगर पूछा जाए कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो आपको लिखना होता है कि नहीं, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और एक डायरेक्शन आता है, ठीक है, ये बात माइंड में रखना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलकर। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब है कि हम लोग फ्रॉम पास्ट टाइम्स, तो हम जो डायरेक्शन चूज कर रहे थे, या आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक में या आपको जो मिल जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम डायग्राम निकालते हो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। दो टाइप ऑफ डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक होता है, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लिखना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। वन मोर इज व्हाट एक्चुअल डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शंस। तो ये आपको समझ में आया होगा होप। मान लो कि मैं एक स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होता है, मैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, वहां पे एक डिसकंटिन्यूअस पाथ बनाना चाहता हूँ, मतलब टूटा हुआ रास्ता, ठीक है, रास्ता अगर टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। और ओपन सर्किट, हम हमारे पास एक प्लग की होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल रिमूव दैट की ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये प्लग की को हमने रिमूव किया है, तो इसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। और हियर पाथ इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है, ये स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर। और एक होता है स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन कंडीशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने की को इंसर्ट किया हुआ है तो पाथ कंटिन्यूअस बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, इसे हम बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन, ठीक है, स्विच ऑन कंडीशन। या ये क्लोज्ड सर्किट होता है, हमने पाथ को कंटिन्यू बनाया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं पूरा एरिया में। तो ये होता है अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है बेसिक कि हम लोग एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सर्किट के अंदर, हाउ डू वी कनेक्ट एमीटर इन एनी गिवन सर्किट। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं एमीटर को, ठीक है, सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं एमीटर को, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग करंट मेजर करेंगे। सो व्हाट वी विल मेजर हियर, सो वी विल मेजर करंट इन बाय यूजिंग दिस एमीटर, ओके, हम एमीटर यूज करके करंट को मेजर करते हैं, तो दैट यू नीड टू रिमेंबर इट, ओके। इसके बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं अभी, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो लेट अस बिगिन अवर टॉपिक एंड फोकस ऑन द व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक वाटर स्टोर करके रखा है ओवरहेड टैंक के ऊपर, तो ये वाटर को कोई एनर्जी देना पड़ता है कि नीचे आने के लिए, हम लोग बिना किसी एनर्जी के भी हम ऊपर रखे हुए टैंक में से वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइप थ्रो वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब वाटर कैसे मूव करेगा, एक हाइट पे रख दिया गया है तो वहां से वो उसके पास एबिलिटी है कि वो फ्लो हो सकता है, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक हाइट यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम कर रहा है वाटर के लिए, ठीक है, वाटर को हमने स्टोर किया एक हाइट पर, तो वाटर अपने आप ही फ्लो होगा, इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर मान लो कि मैंने नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखा है, ठीक है, एंड इस नेगेटिव चार्जेस जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, क्या ये फ्लो हो सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। ये जो वर्क करने की एबिलिटी है, ठीक है, ये वर्क करने की जो एबिलिटी है अब चार्जेस को मूव करने के लिए, तो इसे मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इनको अगर फ्लो करवाना है तो कौन करवा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस करवा सकता है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्जेस, ओके, मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज है मेरे पास, मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, तो आई हैव टू अप्लाई व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। और ये क्यू चार्जेस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी स्टडीड हियर, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस about the what is the unit of this वोल्टेज, ओके। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट बोल के हम कॉमनली लिखते हैं, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो
और एक वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कितना वर्क किया, W डिवाइडेड बाई Q चार्जेस। हमने W वर्क किया है Q चार्जेस को मूव करने के लिए, W डिवाइड बाई Q लिखना है वोल्टेज के लिए। तो अब मान लो कि वोल्टेज के लिए हमने W डिवाइड बाई Q लिखा हुआ है। अब 1 वोल्ट वोल्टेज कब होगा, सो व्हेन यू हैव पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, ओके। इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट ओनली इफ वैल्यू ऑफ W एंड Q आर 1 and 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ W 1 होना चाहिए, मतलब हम मेजर करते हैं वर्क डन को 1 जूल्स के अंदर। वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, 1 जूल्स में मेजर करते हैं। तो 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम, ओके। W बाई, अगर हमको Q लिखना है, 1 जूल डिवाइड बाई हाउ मच इट इज, ठीक है, 1 कूलम अगर मैं कर लूँ, ठीक है, तब मुझे मिलेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 1 जूल ऑफ वर्क डिवाइड बाय 1 कूलम चार्ज पे मैंने किया है। तो तब जाके मुझे क्या मिल सकता है, तो तब जाके मुझे मिल सकता है, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, विथ ओम्स लॉ नाउ, ओके। लेट्स स्टार्ट द सेक्शन विद द ओम्स लॉ नाउ। हमने 2 फैक्टर सीखे थे या 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट था वोल्टेज के बारे में। तो एक जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट और एक वोल्टेज, मैंने कहा कि हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो मैं चार्जेस को मूव करने के लिए वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो ही चार्जेस मूव होंगे, राइट। तो इसीलिए हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। क्या रिलेशन होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, तो ये रिलेशन दिया गया है ओम्स ने, ठीक है। तो ओम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, करंट, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। तो ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच वाला रिलेशन। लेकिन एक कंडीशन है इसमें। तो हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वोल्टेज को हम चेंज करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन हम लोग नोट डाउन करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे, मतलब एक ही टेम्परेचर पे पूरा एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है। तो हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट एक ही टेम्परेचर पे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका स्टेटमेंट मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहाँ अप्लाई किया है, एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। If E is directly proportional to the what, E is directly proportional to the amount of current that is flowing through this wire, ठीक है। अब कितना करंट फ्लो होगा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मान लो कि मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। करंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, मैंने वोल्टेज इंक्रीज करा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इस लॉ का। तो हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं इसे V इज इक्वल टू आई आर टाइप में, V इज इक्वल टू आई आर टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो R होता है, V तो वोल्टेज है, ठीक है, I तो करंट होता है, R क्या होता है, R एक रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, मान लो कि ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इससे आगे जाने से जो स्लो कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है, वो उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू द व्हाट, फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मान लो कि मैंने लेंथ को ज़्यादा बढ़ा दिया, एरिया को घटा दिया, ठीक है, तब क्या बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वायर ले रहा हूँ, ठीक है, आप एक वायर ले चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहते हैं। अब एक डोर में से अगर मैं कहूँ कि एक डोर है, नैरो एंट्रेंस है, उसमें से 100 लोगों को एक ही बार आगे बाहर आना है, क्या एक ही वक्त में वो सभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर मान लो एरिया घट जाता है, जो मूव होने के लिए जो एरिया दिया गया है वो बहुत कम है, ठीक है, एरिया बहुत कम है, तो क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे आगे जाने से रुक जाएगा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर मान लो कि लेंथ को मैंने इंक्रीज किया है, एरिया को घटा दिया है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं हो पाते इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द व्हाट, लेंथ एज वेल एज एरिया। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैंने लेंथ बढ़ा दिया है, ठीक है,
तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर एरिया घटा दिया है, ठीक है, एरिया घटा दिया है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस में रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, इसलिए हम लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, L अपॉन A। एंड R इज इक्वल टू, हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकालेंगे तो हमें मिलेगा रो इंटू L अपॉन A, ठीक है, रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पे जो रो होता है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब रो इज इक्वल टू जब लिखना है तो मुझे, ठीक है, L बाई ए को दूसरे साइड पे भेजूंगा तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू R इंटू एल, R इंटू ए बाई एल हमारा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। और ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसे ही कहते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है। कब बराबर होगा, जब लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन में रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। रो बोलने वाला रेसिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आर बोलने वाला रेसिस्टेंस, ठीक है। याद रहेगा, रेसिस्टेंस का एक यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है ओम, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर्स। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। अब हम जो देखने वाले हैं, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी आर going to learn about the what you know सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन, ओके। सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक रेसिस्टर लिया हुआ है, ठीक है, एक रेसिस्टर लिया हुआ है और एक रेसिस्टर के साथ मैं एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो इन दोनों के बीच पॉइंट कितना है, एक ही पॉइंट है। मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, एक रेजिस्टर के बाद दूसरे रेजिस्टर में फ्लो होगा, मतलब सेम करंट फ्लो होगा दोनों के अंदर भी, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है तो सेम करंट फ्लो होगा दोनों में भी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। टू रेसिस्टर्स are connected in which manner, they are connected in such a way that okay same current flows through them। ये कब पॉसिबल है, अगर हम एक रेजिस्टर के एक एंड को दूसरे रेजिस्टर के और एक एंड को जोड़ देंगे, ठीक है। ये बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। समझ में आया, सीरीज कनेक्शन, ओके। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स को एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ा जाता है, ठीक है। एक ही कॉमन एंड पॉइंट पाया जाता है, ठीक है, दो रेजिस्टर्स के बीच में, तो इसे हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, मान लो कि मेरा ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, मैं और एक रेजिस्टर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, ये एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, मतलब दो कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दो कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इन दोनों का एंड पॉइंट्स अगर कॉमन है तो मैं एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करके मेजर कर सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हमें बोलना है डेफिनेशन, टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड एज रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शंस। तो रेसिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों रेसिस्टर को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा रेसिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, कितना वैल्यू होता है, ठीक है। रेसिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हमको 1 डिवाइड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 हमको यूज करना होता है रेसिस्टर्स इन पैरेलल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन को मैंने सेपरेट क्लासेस में बना के रखा है, ठीक है। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो फॉर लर्निंग हाउ द डेरिवेशन इज कमिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन के अंदर, करंट सेम रहेगा, ठीक है, दोनों रेजिस्टर में सीरीज कनेक्शन के अंदर। क्या सेम रहेगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा दोनों रेजिस्टर्स के अंदर। तो इतना आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक वायर है, तो ये वायर में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यह एनर्जी जो है हम जो फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर, अगर ये फ्लो होते वक्त अगर वायर हीट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द वायर, इफ हीटिंग इज टेकिंग प्लेस, सच इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के तीन इफेक्ट होते हैं, एक का नाम है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तीन इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, तो जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। तो मान लो कि किस तरह का सर्किट हमें हीटिंग इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव क्या होता है, पूरे सर्किट के अंदर एक रेसिस्टर प्रेजेंट है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, उसे हम बोलेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। याद रहेगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या करना होता है,
resistor is directly connected to the battery, then it is called a purely resistive circuit. Okay, और एक concept आता है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। अब करंट पे कैसे डिपेंड करेगा? स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर मान लो कि एक वायर के अंदर मुझे कितना करंट फ्लो करना था? 5 एम्पियर करंट इसका लिमिट है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना किया? 25 एम्पियर्स, मतलब 5 का स्क्वायर 25 एम्पियर्स। तब ये क्या हो जाएगा? वायर हीट हो जाएगा। इसका मतलब आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा करंट, ठीक है, आई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा हीटिंग इफेक्ट। अगर मैंने स्क्वायर टाइम्स ऑफ करंट इसमें भेजा है तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस भी, ठीक है, रेसिस्टेंस भी बढ़ा देता हूँ इस वायर का, ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब अपोजिशन बढ़ा देता हूँ इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, तब भी क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। अगर मैं ज़्यादा देर तक कोई डिवाइस यूज करता हूँ तब भी क्या हो सकता है? हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जूल्स ने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, so heat produced in any conductor, okay, or devices is directly proportional to the square of the current, and it is also directly proportional to the resistance, and it is directly proportional to the time up to which, okay, the current is flowing. तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका एक इक्वेशन भी होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, इसका इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है और हम कई एप्लीकेशंस में इसे हम देखते हैं, जैसे कि हीटिंग डिवाइसेस सभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज करके वर्क करते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें जो फिलामेंट गर्म होकर हमें जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ये कन्वर्शन भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज करके काम करता है। और एक होता है फ्यूज, फ्यूज भी, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही काम करता है। मेल्टिंग ऑफ द वायर इन द फ्यूज इज आल्सो ड्यू टू व्हाट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये सारे फेनोमेनन्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज कर, ठीक है। दिस इज अबाउट द शॉर्ट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शंस बिलो, एंड बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड वी विल लर्न मोर थिंग्स अबाउट इन द कमिंग सेक्शंस। ओके, हम नेक्स्ट सेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर, सो लेट अस लर्न दैट कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। ओके।